सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं मैथ्स के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, लाभ एवं हानि। भाई ये मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझना, लिखना और अपने नोट्स जरूर बनाना। बात करते हैं लाभ एवं हानि के बारे में। तो लाभ एवं हानि के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी लाभ एवं हानि के बारे में जानने से पहले। वो कौन कौन सी बातें हैं देखिए। सबसे पहला, यहां पर हमें बाजार के बारे में जानना होगा, मतलब कि मार्केट, बाजार क्या होता है। और इस बाजार से रिलेटेड भी बहुत से शब्द हैं, वो भी हमें जानने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार के बारे में, मार्केट के बारे में। तो भाई मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है, बाजार क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में, जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर किसी भी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सके, तो इस प्रकार के स्थान को बाजार कहा जाता है। भाई मार्केट जो होता है, उस मार्केट के अंदर किसी भी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है, किसी भी उत्पाद को बेचा या खरीदा जाता है, तो इस प्रकार के स्थान को हम मार्केट या फिर बाजार कहते हैं। यह तो बात हो गई बाजार के बारे में, लेकिन बाजार में भी बहुत से शब्द यूज होते हैं। उन शब्दों के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक इस लाभ एवं हानि से जुड़े हुआ कोई भी प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो बात करते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिएगा, बाजार में सबसे पहला एक शब्द है उत्पाद। क्या है भाई? उत्पाद। ये क्या होता है भाई? बाजार में जो भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है, जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट खरीदा या बेचा जाता है, उस वस्तु को उत्पाद कहा जाता है, उस वस्तु को उत्पाद कहा जाता है। ये तो आ गया आपको समझ में कि भाई उत्पाद क्या होता है। दूसरा हमारे पास है ग्राहक, कि भाई ग्राहक कौन होता है या फिर उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है? भाई मार्केट में जो व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है या फिर फाइनली उस वस्तु का उपयोग करता है, उस उत्पाद का उपयोग करता है, उस व्यक्ति को उपभोक्ता या फिर ग्राहक कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूं। यह मार्कर एक कंपनी ने बनाया, फिर इसने इसे थोक विक्रेता को बेच दिया। यह थोक विक्रेता क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसने एक थोक विक्रेता को यह मार्कर बेच दिया, मतलब कि एक साथ में 50,000 मार्कर बेच दिए। उस थोक विक्रेता ने इसे दुकानदार या फिर विक्रेता को बेच दिया। विक्रेता को बेच दिए मान लीजिए 1,000 मार्कर। उस विक्रेता से उसकी दुकान पर जाकर मैंने ये मार्कर 25 रुपए में खरीद लिया। तो इसके बाद मैं इस मार्कर को खोलता हूं और इस मार्कर का उपयोग कर रहा हूं, मतलब कि फाइनली मैं इसका यूज कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं भाई? मैं हो गया ग्राहक, मतलब कि उपभोक्ता। मैं एक उपभोक्ता हो गया। तो यहां पर तीसरी बात करते हैं विक्रेता के बारे में, कि भाई विक्रेता कौन होता है। भाई किसी भी दुकान के ऊपर या फिर बाजार में जो व्यक्ति वस्तुओं को, मतलब कि उत्पादों को बेचता है, सेल करता है, उस व्यक्ति को विक्रेता कहा जाता है या फिर दुकानदार कहा जाता है। चौथी हम बात करते हैं थोक विक्रेता के बारे में, कि भाई थोक विक्रेता कौन होता है। भाई मार्केट के अंदर थोक विक्रेता कौन होता है? जो
किसी भी ग्राहक को या फिर उपभोक्ता को उत्पाद नहीं बेचता, मतलब कि एक एक चीज को नहीं बेचता। जैसे कि ये मार्कर है, तो मैं अगर एक थोक विक्रेता के पास जाता हूं तो मार्कर तो उसके पास भी है, उसके पास 50,000 मार्कर पड़े हैं, लेकिन वो एक मार्कर मुझे नहीं बेचेगा। वो मार्कर बेचता है सिर्फ विक्रेता को या फिर दुकानदार को, जो एक साथ में बल्क में एक साथ में बहुत सारे मार्कर ले लेता है। ओके, तो थोक विक्रेता कौन होता है? जो उत्पाद बनाने वाली कंपनी से एक साथ में बहुत सारे उत्पाद खरीदता है और दुकानदार को बेचता है, उसको कहा जाता है थोक विक्रेता या फिर होल सेलर। उसको कहते हैं हम होल सेलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद लाभ और हानि के बारे में। तो भाई लाभ और हानि क्या हो गई, इसकी एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा तो लाभ और हानि वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं लाभ के बारे में, लाभ क्या होता है, फिर बात करते हैं हानि के बारे में, हानि क्या होता है। दोनों को एक साथ में समझते हैं। देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया कि ये मार्कर एक कंपनी ने बनाया। अब इस कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, और इस कंपनी को एक मार्कर बनाने में जो खर्चा आता है वो आता है मान लीजिए 5 रुपए। मतलब कि लोगों की हाजिरी होती है, मजदूरी होती है, जो भी मान लो, वो सब देखकर इस कंपनी को एक मार्कर 5 रुपए में इसका मार्कर बन जाता है। फिर यह कंपनी इस मार्कर को थोक विक्रेता को बेचती है। थोक विक्रेता को यह मार्कर 12 रुपए में बेच देती है जी। 5 रुपए में इसका बना, 12 रुपए में बेच दिया। ये थोक विक्रेता इसे फिर क्या करता है, विक्रेता को बेच देता है, मतलब कि दुकानदार को बेच देता है मान लीजिए 16 रुपए में। ये दुकानदार एक ग्राहक को यही मार्कर 25 रुपए में बेच देता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखिए, इस कंपनी ने 5 रुपए में इस मार्कर को बनाया लेकिन 12 में बेचा, तो 60 रुपए का इस कंपनी को फायदा हो गया। इस थोक विक्रेता ने यह मार्कर 12 रुपए में खरीदा और 16 में बेच दिया, तो 4 रुपए का इसको फायदा हो गया। इसी प्रकार से इस दुकानदार ने यह मार्कर एक ग्राहक को 25 रुपए में बेच दिया, तो कुल मिलाकर इसको फायदा हो गया 9 रुपए का फायदा हो गया। तो यहां पर आप देखिए सभी को फायदा हो रहा है। यहां पर 7 रुपए का फायदा, यहां पर 4 रुपए का फायदा, यहां पर 9 रुपए का फायदा। तो विक्रेता, थोक विक्रेता और जिस कंपनी ने किसी उत्पाद को बनाया, उन सभी को फायदा हो रहा है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जितने रुपए में कोई चीज खरीदी गई थी, जितने रुपए में जो चीज खरीदी गई थी, अगर उससे ज्यादा रुपए में उस चीज को बेचा जाए तो वहां पर किसी भी व्यक्ति या फिर विक्रेता को फायदा होता है, मतलब कि लाभ होता है। उस चीज को कहते हैं लाभ। और अगर हानि की बात की जाए तो मान लीजिए कि एक सब्जी वाला है जिसने 5 रुपए किलो मटर लिए थे, लेकिन वो मटर अब रात को खराब हो जाएंगे। उस कारण से वो सब्जी वाला क्या करता है कि अब उसके पास मटर बहुत सारे पड़े हैं, तो वो 5 रुपए की जगह पर 3 रुपए में भी वो बेचना शुरू कर देता है। तो उसको हर किलो के पीछे 2 रुपए का घाटा हो गया, नुकसान हो गया। इस नुकसान को कहते हैं हानि। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, लाभ और हानि क्या होती है ये मैंने आपको वर्बली बता दिया है, लेकिन अब इसके सूत्र के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर कौन सा सूत्र क्या कुछ होता है।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ और भी शब्द हैं। सबसे पहला जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है देखिएगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी उत्पाद या वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, कितने रुपए में खरीदी गई थी, ये उस व्यक्ति के लिए उसका कॉस्ट प्राइस होता है। बात करते हैं जैसे कि यह मार्कर है, यह मार्कर है, यह मार्कर एक दुकानदार ने 16 रुपए में खरीदा था। तो ये 16 रुपए उस दुकानदार के लिए क्या है, उसका एक मार्कर का क्रय मूल्य है। बात करते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, ये मार्कर 16 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में बेचा गया। तो भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी चीज कितने रुपए में बेची गई है, कितने रुपए में विक्रय की गई है, बेची गई है, उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। कितने रुपए में बेचा गया है या फिर बेची गई है, उसको कहा जाता है विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसका एक सूत्र नहीं होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना होगा। जैसे कि सबसे पहला क्रय मूल्य का सूत्र होता है आपके विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और आपको लाभ दिया गया है, तो आप उस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो भी आपको आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण दिया गया है कि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य यदि 50 रुपए है और उस पर हमें 5 रुपए का लाभ हुआ है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो भाई उसका विक्रय मूल्य मुझे दिया गया है 50 रुपए और लाभ मुझे हुआ है 5 रुपए का, लाभ मुझे हुआ है 5 रुपए का, तो मुझे उसका कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटा दो, मतलब कि 45 रुपए में उस चीज को खरीदा गया था। दूसरा सूत्र मुझे कहता है विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो। भाई कॉस्ट प्राइस का दूसरा सूत्र क्या कहता है, क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का दूसरा सूत्र कहता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए तो भी आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिया गया है, यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 65 रुपए है और उस पर हमें 25 रुपए की हानि हुई है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भाई विक्रय मूल्य हमें दिया गया है, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 65 रुपए और उस पर हमें विक्रय मूल्य 65 रुपए दिया गया है और उस पर हमें हानि हुई है 25 रुपए की। 65 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, 25 रुपए की हानि हुई है और उसका कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा, 65 के अंदर 25 को जोड़ दो, 90 रुपए। 90 रुपए उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो ये एक दूसरा सूत्र है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य और हानि दोनों दे दी गई है और उसका कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तो वहां पर आप विक्रय मूल्य में हानि मतलब कि सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका कोई तीसरा फॉर्मूला है तो जी हां,
इसके तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस का तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है। क्रय मूल्य का तीसरा सूत्र बात करते हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है? तीसरा सूत्र हमें कहता है कि मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत दे दिया जाए। विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत आपको अगर दे दिया जाए तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? तो देखिएगा, अगर विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत आपको दे दिया जाए तो आपको एक सूत्र का उपयोग करना है। एक सूत्र का उपयोग आपको वहां पर करना है। 100 प्लस लाभ का प्रतिशत गुणा में 100। 100 प्लस लाभ का प्रतिशत गुणा में विक्रय मूल्य लिया जाएगा तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है। यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 120 रुपए है और उस पर हमें 20% का लाभ हुआ है। देखिए यहां पर एक तो होता है लाभ और एक होता है लाभ प्रतिशत। भाई लाभ और लाभ प्रतिशत में रात और दिन का फर्क होता है। लाभ का मतलब होता है सीधा सीधा आपको रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन लाभ प्रतिशत जो होता है उसको अगर आप लाभ में बदलना चाहते हैं, लाभ प्रतिशत को आप अगर लाभ में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में उसका कॉस्ट प्राइस कितना है उसको गुणा करना पड़ेगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा। मतलब कि आप लाभ प्रतिशत को लाभ में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलने के लिए लाभ में 100 का भाग दे दो और आपको उसको कॉस्ट प्राइस के साथ गुणा कर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा सूत्र आ गया। तो एक प्रश्न दिया गया है कि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका 120 रुपीज 120 रुपए है और लाभ प्रतिशत मेरे पास है 20%, मेरे पास लाभ प्रतिशत है। तो मुझसे पूछा गया इस उत्पाद का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो भाई क्या होगा? सूत्र के हिसाब से सबसे पहले हमें 100 लिखना है, फिर बट्टा में 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ना है, गुणा में मुझे विक्रय मूल्य को लिखना है। तो भाई विक्रय मूल्य मेरे पास क्या है? विक्रय मूल्य मेरे पास दिया गया है 120 रुपए। इस प्रकार से आप अगर लिखते हैं तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ये हो गया 120 से 120 कैंसिल, पीछे बच गया 100। तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के चौथे सूत्र के बारे में, फोर्थ फॉर्मूलाज के बारे में। क्या कहता है इसका चौथा सूत्र? आइए बात करते हैं। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य और हानि दे दी जाए। विक्रय मूल्य और हानि आपको दे दी जाए किसी प्रश्न में और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों से, यहां पर मैं ये तो आपका हो चुका है, अब हम बात करते हैं हानि प्रतिशत के बारे में। ठीक है, अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दे दिया जाए तो किसी भी उत्पाद का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात किया जाता है, वो कैसे होगा? देखिए सूत्र क्या कहता है? 100 बट्टा में 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा में विक्रय मूल्य। यह हमारा सूत्र कहता है कि 100 बट्टा में 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा में विक्रय मूल्य, तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो उदाहरण के लिए किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 150 रुपए है, किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 150 रुपए है और उस पर हमें 85% की हानि हो रही है, 85% की उसके ऊपर हमें हानि हो रही है।
तो पूछा गया कि इस उत्पाद का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए सूत्र का यूज करते हैं 100 बटा में 100 माइनस 85 गुणा में 150। तो मैंने यहां पर सॉल्व किया तो 100 बटा में 100 में से 85 गए 15 बचा गुणा में 15, मतलब यहां पर हमने 150 लिखा, एक बार भाग गया यहां पर आ गया 10 और 100 1000 रुपए। तो 1000 रुपए उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं और आगे विक्रय मूल्य हमारा हो चुका है, सॉरी यहां पर अब हम बात करने वाले हैं विक्रय मूल्य के बारे में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा हो चुका है। बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये क्या होता है भाई। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को कितने रुपए में बेची गई है, वो उसका होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो इसको ज्ञात करने का सबसे पहला फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य के अंदर के साथ आप लाभ को जोड़ दीजिए। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए तो आपको आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी उत्पाद का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है तो उसका लाभ 60 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी उत्पाद का कॉस्ट प्राइस 150 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है और उसके ऊपर हमें 60 रुपए का लाभ हुआ है, उसके ऊपर हमें 60 रुपए का लाभ हुआ है। तो पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है उसके अंदर लाभ को जोड़ दो। कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 200 रुपए, लाभ हमने जोड़ दिया 260 रुपए, हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे हमारे प्रश्न के बारे में, दूसरे हमारे सूत्र के बारे में। विक्रय मूल्य का दूसरा सूत्र कहता है कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है उस कॉस्ट प्राइस में आप उसमें से आप हानि को घटा दीजिए, उसमें से आप हानि को घटा दीजिए तो भी आपको आपका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि एक जो है मेरे पास एक प्रश्न दिया गया है, यदि किसी उत्पाद का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए है और उस पर हमें 450 रुपए की हानि हुई है तो उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए, हानि हुई है हमें 450 रुपए की, 450 रुपए की, 450 रुपीज की। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1500 में से 450 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बच गया 1050 रुपए। तो 1050 रुपए क्या है भाई, मेरा विक्रय मूल्य है 1050 रुपए। एक विक्रय मूल्य का तीसरा फॉर्मूला है, एक तीसरा सूत्र हमारे पास और है, तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। विक्रय मूल्य का तीसरा सूत्र हमें क्या कहता है, बात करते हैं विक्रय मूल्य के तीसरे सूत्र के बारे में। विक्रय मूल्य का तीसरा सूत्र कहता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में उस उत्पाद का कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य क्या है वो आप गुणा कर दीजिए तो भी आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत और उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सिंपल सा एक सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। उदाहरण के लिए मेरे पास एक प्रश्न दिया गया है, बात करते हैं उस प्रश्न के बारे में कि यदि किसी उत्पाद का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है और उसका लाभ प्रतिशत 20% है तो उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा।
तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस मुझे दिया गया है 400 रुपए, कॉस्ट प्राइस मुझे दिया गया है 400 रुपए, और लाभ प्रतिशत मुझे दिया गया है, लाभ प्रतिशत मुझे दिया गया है 20%, और मुझे उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस बताना है। यहां पर क्या होगा, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 20 बट्टा में लिखा मैंने 100 गुणा में मुझे करना है 400 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 120 गुणा 4 क्या होता है, 12 चौक 48, 480 रुपए मेरा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं विक्रय मूल्य के चौथे सूत्र के बारे में, चौथे फॉर्मूले के बारे में कि भाई आज का विक्रय मूल्य का चौथा फॉर्मूला मतलब कि चौथा सूत्र हमें क्या कहता है। विक्रय मूल्य का चौथा सूत्र हमें कहता है, विक्रय मूल्य का चौथा सूत्र मुझे कहता है 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में कॉस्ट प्राइस, गुणा में कॉस्ट प्राइस, तो उससे भी मुझे विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, यदि किसी उत्पाद का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है और उसका हानि प्रतिशत 40% है, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो भाई उसका क्रय मूल्य मुझे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, वो मुझे दिया गया है 600 रुपए, 600 रुपए मुझे दिया गया है, और उसका हानि प्रतिशत मुझे दिया गया है 40%, उसका हानि प्रतिशत मुझे दिया गया है 40%, और पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहां पर क्या होगा देखिएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत 40 है, बटा में 100 आएगा, गुणा में 600 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यह आ गया 60 गुणा 6, 36 360 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक आपके पास विक्रय मूल्य का और सूत्र आता है, एक आपके पास विक्रय मूल्य का और सूत्र आता है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या कहता है वो सूत्र, वो सूत्र कहता है कि विक्रय मूल्य में से छूट का प्रतिशत जो होता है, छूट जो दी जाती है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि इस उत्पाद के ऊपर 5% की छूट दी जाती है, तो छूट के बाद उसके जो उसका मूल्य होगा वो क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का एक और सूत्र आता है हमारे पास, वो है 100 माइनस छूट प्रतिशत, 100 माइनस छूट प्रतिशत बट्टा में 100 गुणा में कॉस्ट प्राइस, गुणा में उसका कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, उसका अंकित मूल्य आएगा। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हाल फिलहाल बात करते हैं छूट प्रतिशत के बारे में। तो मान लीजिए एक प्रश्न हमें दिया गया, यदि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य उसकी MRP, यदि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य उसकी MRP 420 रुपए है और छूट हमें 40% की दी गई है, और छूट हमें 40% की दी गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा अंकित मूल्य कितना दिया गया हमें, अंकित मूल्य दिया गया है 420 रुपए और छूट दी गई है हमें 40%। तो पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई क्या होगा, 100 में से छूट प्रतिशत को घटा दीजिए, 40% घट गया, बटा में हमने लिखा 100, गुणा में आएगा अंकित मूल्य जो कि हमें 420 रुपए दिया गया है। यहां पर मैं क्या करता हूं कि 100 में से 40 को घटाया, मुझे 60 मिल गया, बटा में मैंने लिखा 100, गुणा में मैंने लिखा 420, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पीछे क्या बच गया 6 गुणा में 42, जो कि मेरा उत्तर होगा 6 दूने 12, 6 चौके 24 और 1 25, 252 रुपए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं विक्रय मूल्य से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को लिख सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, छूट
छूट प्रतिशत, बस इसके बाद हमारा यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।